अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। सो फार्माकोलॉजी में हम फार्माकोकाइनेटिक्स डिस्कस कर रहे थे। उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इंडक्शन किसे कहते हैं कि एंजाइम की सिंथेसिस बढ़ जाए, ठीक है, या जो है उसका डिग्रेडेशन रेट कम हो जाए। दो तरीक़ों से एंजाइम इंडक्शन हो सकती है, मतलब एंजाइम ज़्यादा हो सकते हैं बॉडी में। एक तो या उनकी सिंथेसिस बढ़ जाए या वो टूटना कम हो जाए, डिग्रेड ना हो एंजाइम्स, ठीक है। अल्टीमेटली होगा क्या, जब भी एंजाइम इंडक्शन होगी तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये एंजाइम जो है मेटाबॉलिज्म करा रहे होते हैं ड्रग का। जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा तो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि ड्रग जल्दी से मेटाबोलाइज होकर निकल जाएगी। और जो भी मतलब हमारे पास ड्रग हेपाटिक एंजाइम्स के थ्रू मेटाबोलाइज होती होंगी वो जल्दी से रिमूव आउट हो जाएंगी, तो उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। जैसे एग्जांपल है फिनोबार्बिटल और उसके साथ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, बार्बिचुरेट्स के साथ वारफेरिन, ठीक है। अब ये कॉमन एग्जांपल्स हमारे पास दी हुई हैं कि वारफेरिन, फेनिटोइन, आइबुप्रोफेन और उसके अलावा टॉल्ब्यूटामाइड के साथ हम कौन सी ड्रग देते हैं, तो वो एंजाइम इंड्यूसर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरी भी जो है हमारे पास डेस्पेरामीन के साथ है, इमिप्रामीन, कार्बामिज़ापीन, सब ड्रग्स के साथ दी हुई हैं कि ये ड्रग अगर हम साथ में देंगे तो वो एंजाइम इंडक्शन कराएंगे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इंक्रीज ड्रग मेटाबॉलिज्म के? प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जब ज़्यादा हो जाएगा तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होगी, एक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर जो है मेटाबोलाइट इनएक्टिव है, मींस वो ड्रग मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हुई और मेटाबोलाइट इनएक्टिव था तो एक्टिविटी कम हो गई। मगर कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो प्रो ड्रग कहलाती हैं, या जिनका जो है ना एक्टिव मेटाबोलाइट जो है ना वो कन्वर्जन के बाद एक्टिव हो जाता है, मतलब मेटाबॉलिज्म के बाद वो एक्टिवेट हो जाती हैं। तो जिनका मेटाबोलाइट एक्टिव होगा ना वो उनकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जब एंजाइम्स बढ़ेंगे तो मेटाबोलाइट ज़्यादा बनेंगे, मेटाबोलाइट ज़्यादा बनेंगे तो एक्टिविटी बढ़ जाएगी। उसके अलावा थेरापेटिक इफेक्ट जो है ड्रग्स का कम हो सकता है। एंजाइम इनहिबिशन की वजह से क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। मेटाबॉलिज्म कम होगा तो ड्रग की जो है एक्टिविटी बढ़ जाएगी, फार्माकोलॉजिकल एक्शन बढ़ जाएगा, जो भी हेपाटिक एंजाइम्स के थ्रू ड्रग निकलती होंगी। इनकी वजह से सीवियर एडवर्स इवेंट आ सकते हैं। एग्जांपल हमारे पास सिमेटिडीन और वारफेरिन है, सिमेटिडीन और टेस्टोस्टेरोन है, एलोप्यूरिनॉल के साथ मरकेप्टोप्यूरिन है। ओमिप्राजोल भी जो है वो साइटोक्रोम पी के 3 जो एंजाइम्स हैं उनका इनहिबिटर है, और जो है ये वारफेरिन के मेटाबॉलिज्म के साथ भी इंटरेक्ट करता है। उसके अलावा ग्रेप फ्रूट और उसके जो जूसेस है वो साइटोक्रोम P3A4 सिस्टम को इनहिबिट करता है, और वो जो है इनहिबिट करती है किसके मेटाबॉलिज्म को? निफिडिपिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, सिम्वास्टेटिन वगैरह जो भी है इनके मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज़ कर देंगी या इनहिबिट कर देंगी, तो अल्टीमेटली इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएंगी ग्रेप फ्रूट्स वगैरह की वजह से। फेज़ 1 रिएक्शन जिनमें जो है P450 सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता। अमाइन ऑक्सीडेशन एग्जांपल है हमारे पास कैटिकोल अमाइंस। उसके अलावा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन, इथेनॉल की ऑक्सीडेशन हो एग्जांपल है। स्ट्रेसिस एग्जांपल है हमारे पास प्रावास्टेटिन की जो है मेटाबॉलिज्म। हाइड्रोलाइसिस एग्जांपल है हमारे पास प्रोकेन। फेज़ 2 रिएक्शन जिसे हम कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं, जो एंडोजीनियस सब्सटेंस के साथ जो है ना कंजुगेट बनाता है। ड्रग मालिक्यूल जो है वो कंजुगेट्स बना रहे होते हैं। जनरली जो है कंजुगेट्स वो पोलर मालिक्यूल होते हैं और इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। जब भी वो कंजुगेट बना लेते हैं, पोलर हो जाते हैं, तो फिर वो इनएक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं। एक्सेप्शन है हमारे पास मार्फिन 6 ग्लूकोरोनाइड, जो मार्फिन से ज़्यादा पोटेंट है। मार्फिन जब भी 6 ग्लूकोरोनाइड मतलब कंजुगेट बना लेती है तो उसके बाद वो और ज़्यादा पोटेंट हो जाती है। और ग्लूकोरोनाइडेशन जो है वो सबसे कॉमन प्रोसेस है कंजुगेशन का, सबसे कॉमन रिएक्शन यही है। और नियोनेट्स जितने भी होते हैं उनमें कंजुगेटिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं होता, तो इसीलिए ऐसी ड्रग्स जो कंजुगेशन करती हैं ग्लूकोरोनाइडेशन के प्रोसेस के थ्रू, वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती हैं। एग्जांपल हमारे पास क्लोरमफेनिकोल है, ये एक्टिवेट होती मतलब जब इसके साथ ग्लूकोरोनाइक एसिड जो है बाइंड होता है तो ये एक्टिवेट फॉर्म से इनएक्टिव हो जाती है, तो इनएक्टिव होने के बाद वो निकल रही होती है। मगर बच्चों में ये सिस्टम डेवलप ही नहीं है, तो उसकी वजह से ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाता है, क्योंकि क्लोरमफेनिकोल की एक्यूमुलेशन हो जाती है। हाईली पोलर जो ड्रग कंजुगेट्स हैं ना वो किडनी या बाइल के थ्रू निकल जाते हैं, क्योंकि वो पोलर बन जाते हैं। पोलर बनने की वजह से रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, हमारी जो मेम्ब्रेन है वो नॉन पोलर इन नेचर है, तो पोलर सब्सटेंस को वो रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ये हमारे पास मुख्तलिफ एग्जांपल हैं ग्लूकोरोनाइडेशन की, एसिटाइलेशन की, ग्लूटाथायोन कंजुगेशन की, ग्लाइसिन कंजुगेशन, सल्फेशन, मिथाइलेशन, वाटर कंजुगेशन। इनके थ्रू कौन सी ड्रग्स हमारे पास होती हैं ये एग्जांपल्स हम याद कर सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोफिनॉल वगैरह, मॉर्फिन ग्लूकोरोनाइडेशन में जा रही हैं। कौन सी ड्रग कौन से प्रोसेस के थ्रू जो है मेटाबोलाइज हो रही हैं? मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग और टॉक्सिक प्रोडक्ट। एसिटामाइनोफिन इंड्यूस्ड हेपाटोटॉक्सिसिटी। एसिटामाइनोफिन अब मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरती है। पहला ग्लूकोरोनाइडेशन, उससे अगर गुजरेगी तो नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनाएगी। दूसरा सल्फेशन के प्रोसेस से जाएगी तो भी जो है नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बनाएगी। साइटोक्रोम P वाले सिस्टम के थ्रू अगर जाएंगे तो रिएक्टिव टॉक्सिक इंटरमीडिएट बनेंगे। अब जो इंटरमीडिएट्स बने हैं वो या तो जो है GH जो हमारे पास ग्लूटाथायोन वाला सिस्टम है उसके साथ कंजुगेट बना के
ये जो है नॉन टॉक्सिक हो जाएंगे। या दूसरा क्या होगा कि ये रिएक्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप जो है सेलुलर प्रोटीन्स का, और उनके साथ अगर ये रिएक्ट कर गए, मतलब GHS कॉन्जुगेशन नहीं हुई इनकी, डायरेक्ट ये जो है टॉक्सिक इंटरमीडिएट जाके हमारे सेलुलर प्रोटीन्स के जो है न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप्स के साथ अगर रिएक्ट कर गए तो हेपाटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट ड्रग एक्सक्रीशन। ड्रग एक्सक्रीशन जो है ड्रग्स एलिमिनेट होती है बॉडी में, या तो अनचेंज या जो है कन्वर्ट होती है मेटाबोलाइट्स के थ्रू, ठीक है। मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होकर फिर जो है एक्सक्रीशन के प्रोसेस से गुजरती है। हाइड्रोफिलिक और जो हाइड्रोफोबिक जो है ना नेचर ड्रग की, वो मेनली इफेक्ट कर रही होती है, क्योंकि हाइड्रोफिलिक होगी तो वो इजीली एक्सक्रीट आउट होगी, हाइड्रोफोबिक या जो लाइपोफिलिक होगी वो वापसी रीएब्जॉर्ब होने के चांसेस होते हैं। तो इससे जो है ड्रग की एलिमिनेशन पे या एक्सक्रीशन पे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। रूट्स अगर देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट तो हमारे पास किडनी होता है, यूरिन के थ्रू निकल रही होती है। इसके अलावा बाइल, इंटेस्टाइन, लंग्स या जो है नर्सिंग मदर्स के अंदर, मिल्क के अंदर भी एक्सक्रीट आउट हो रही होती है हमारे पास ड्रग। इसके अलावा रीनल एक्सक्रीशन अगर हम देखें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रही होती है, ठीक है। इसके अलावा एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टर्स, उनके थ्रू ड्रग निकल रही होती है। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन जो भी मोस्टली रीएब्जॉर्प्शन होती है वो नॉन आयनिक पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होती है, ठीक है। पैसिव डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है तो उसके थ्रू रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन प्राइमरली जो होती है ना वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर होती है, और इसमें जो है एनर्जी रिक्वायर होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, कैरियर रिक्वायरिंग सिस्टम है ये। तो इसमें जो है ATP की कंजप्शन होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट के थ्रू जो है ये हो रही होती है सिक्रीशन। एनाइंस के लिए फॉर एग्जांपल जो डीप्रोटोनेटेड फॉर्म है, वीक एसिड्स, उनके लिए, या दूसरे जो केटायंस हैं उनके लिए कंपटीशन होता है ड्रग का इन कैरियर्स के लिए, और वो जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कंपटीशन भी कर सकते हैं। मतलब एक ही ड्रग सेम कैरियर के थ्रू निकल रही हो, वहाँ से जा रही हो, तो वो उनके दरमियान में कंपटीशन बढ़ जाता है, फिर उसकी वजह से भी ड्रग एक्यूमुलेशन या एक्सक्रीशन पे इफेक्ट पड़ सकता है। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, आयन ट्रैपिंग, क्या होता है कि pH जो होता है ना यूरिन का, वो इंक्रीज़ किया जाता है ताकि आयोनाइज फार्म हो जाए ड्रग की ल्यूमिन के अंदर, ताकि बैक डिफ्यूजन ना हो सके, ठीक है। वीक एसिड जो है वो अल्कलानाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू निकल सकते हैं, क्योंकि यूरिन की अगर हम अल्कलानाइजेशन करा देंगे तो वो एसिडिक जो ड्रग्स होंगी वीक एसिड वो इजीली निकल जाएंगी। फॉर एग्जांपल फिनोबार्बिटल वीक एसिड है, वो हम बायोकार्बोनेट दे के उसको जो है रिमूव करा सकते हैं। जब भी मतलब फिनोबाब का अगर ओवरडोज हो जाए तो बायोकार्ब की मदद से उसको एलिमिनेट किया जा सकता है। उसके अलावा वीक बेसिस जो है वो एसिडिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू निकाल सकते हैं। यूरिन की हम एसिडिफिकेशन करा दें और उस प्रोसेस से जो है हम वीक बेसिस को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्फेटामीन है, उसकी हम एसिडिफिकेशन कराते हैं यूरिन की अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो वो जो है प्रोटोनेशन करा देती है ड्रग की और उसके बाद एलिमिनेट हो जाती है। रीनल एक्सक्रीशन वर्सेस पीएच, वीक एसिड जो है वो हमने कहा कि एलिमिनेट हो सकते हैं अल्कलानाइजेशन के थ्रू, और वीक बेसिस जो है वो एसिडिफिकेशन के थ्रू। इसे हम आयन ट्रैपिंग का प्रोसेस कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स भी हमने दोनों डिस्कस की, फिनोबाब और जो है एम्फेटामीन। इसके अलावा कोकेन भी जो है उसको भी, वो भी एक वीक बेस है, तो हम एसिडिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू निकाल सकते हैं। ड्रग पॉइजनिंग जब भी ट्रीट कर रहे हो, एक्सक्रीशन जो है ना वो अल्कलानाइजेशन या एसिडिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। मींस हमें पता हो कि ये ड्रग जो ली है वो वीक एसिड थी, वीक बेस थी, तो उसकी बेसिस पे हम जो है यूरिन की एसिडिफिकेशन या अल्कलानाइजेशन कराएं और ड्रग का जो है एक्सक्रीशन इंक्रीज़ कर दें। फीकल एक्सक्रीशन, अनअब्जॉर्ब ओरली इंजेस्टेड ड्रग्स या ड्रग मेटाबोलाइट जो है वो एक्सक्रीट होते हैं बाइल के अंदर, सिक्रेटरी ट्रांसपोर्टर के थ्रू, बाइल कैनलिक्यूलाई के अंदर, या जो इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रेट होते हैं। सिक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जो है वो एपिकल मेम्ब्रेन जो होती है एंटेरोसाइट्स की, वहाँ पे सिक्रेट आउट कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो है एंटेरोहेपेटिक रिसाइकलिंग, उसके लिए कह रहा है कि जो हम रेजिन का यूज़ करते हैं मर्करी पॉइजनिंग के लिए, ठीक है, ये हमारे पास एंटेरोहेपेटिक रिसाइकलिंग की एग्जांपल है। अदर रूट्स में हमारे पास स्वीट है, सलाइवा है, जो कुछ अमाउंट वो सलाइवा के अंदर भी निकल रही होती है, टीयर्स हैं, इन सब में भी आ रही होती है। ये क्वांटिटेटिवली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्वीट, सलाइवा या टीयर्स में बहुत कम आ रही होती है, और ये डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी जो होती है ड्रग की उस पर। इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क, उसमें भी जो है ड्रग एक्सक्रीट आउट हो रही होती है। ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा के। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फार्माकोकाइनेटिक्स फर्दर डिस्कस करेंगे।